अब मैं सबसे गुजारिश करती हूँ कि राष्ट्रगान के लिए यथास्थान खड़े हो जाएं। जय हिंद श्रीमान। सरसों से भरे खलिहान मेरे, जहां झूम के भांगड़ा पा न सका। आबाद रहे वो गांव मेरा, जहां लौट के वापस आ न सका। वो माई मेरी क्या फिक्र तुझे क्यों आंख से आ न सका। ओ माई मेरी क्या फिक्र तुझे क्यों आंख से दरिया बहता है। तू कहती थी तेरा चांद हूं मैं, और चांद हमेशा रहता। मैं जली हुई राख नहीं, अमरदीप हूँ। जो मिट गया वतन पर, मैं वो शहीद हूँ। On October 22nd, 1947, the Pak Army, with the help of Kabylis, invaded Kashmir. 75 years back, on this very day, the 1st Battalion of Sikh Regiment landed at this air base with the help of brave air warriors. Those valiant soldiers fought a gallant battle. The brave Khalsas became the wall to thwart the nefarious designs of the Pak Army. Today, on the momentous occasion of 75th anniversary of Infantry Day, we celebrate the valor of Indian Armed Forces and people of Kashmir. शौर्य दिवस। भारतीय सशस्त्र बल की इन्फेंट्री एक खास हिस्सा है। देश की सीमाओं की सुरक्षा से लेकर अलग मोर्चों पर इस सेना ने जांबाजी दिखाई है। आज का दिन इसी सेना के यश और गौरव का बखान करता है। इस सेना की शहादत और वीरता के इतिहास को याद करने के लिए 27 अक्टूबर को इन्फेंट्री डे मनाया जाता है। When you go home, tell them of fast and say. When you go home, tell them of fast and say, for their tomorrow we gave our today. Today, we remember those who made the supreme sacrifices for their motherland. आज हम उन सभी वीरों को नमन करते हैं जिन्होंने 1947 में पाकिस्तानी सेना और कबायलियों से जम्मू कश्मीर को बचाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। हमें गर्व है सेना के उन बहादुर जवानों पर जिन्होंने अपना जीवन देश के नाम कर दिया। आजाद भारत की पहली यादगार जीत की वर्षगांठ पर आयोजित शौर्य दिवस में शिरकत कर रहे आप सभी अजीम मेहमानों का हम दिल की गहराइयों से इस्तकबाल करते हैं। इस मुबारक मौके पर आप सभी की मौजूदगी हमारे लिए एक बड़े फख्र की बात है। We extend a very warm welcome to the dignitaries present here. Amongst us is Honorable Raksha Mantri Shri Rajnath Singh Ji, Shri Manoj Sinha, Honorable Lieutenant Governor of Union Territory of Jammu and Kashmir, and all other esteemed guests. Indian Army, Indian Air Force के सभी वेटरन्स, NOKs, सैन्य परिवारजनों का भी हम हृदय से स्वागत करते हैं। तेरी नदियों
এমনি ট্রাইপড জাস্ট একটু আসে इसी जगह इसी दिन तो हुआ था ये ऐलान, इसी जगह इसी दिन तो हुआ था ये ऐलान, अंधेरे हार गए जिंदाबाद हिंदुस्तान। आजादी से ठीक पहले 3 जून 1947 के दिन बंटवारे का ऐलान हुआ। साथ ही हिंदुस्तान की 565 शाही रियासतों यानी प्रिंसली स्टेट्स को ये इख्तियार दिया गया कि वो भारत या पाकिस्तान में शामिल हो सकते हैं या फिर आजाद मुल्क रहने का इंतखाब भी कर सकते हैं। सभी रियासतों ने भारत से मिलने का फैसला किया, लेकिन 3 रियासतें जूनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर अभी सोच विचार कर रहे थे। जम्मू कश्मीर के महाराजा हरि सिंह सब्र से काम ले रहे थे, लेकिन दुश्मन की नजर कश्मीर पर पड़ चुकी थी, साजिशें बन चुकी थी, षड्यंत्र रचे जा चुके थे। एक ऐसी खौफनाक साजिश जिसका वसुधैव कुटुंबकम वाला भारत तस्वुर भी नहीं कर सकता था। एक ऐसा धोखा जिसने इंसानियत को शर्मसार किया। धोखा था निगाहों का, मगर खूब था धोखा, पर हमको तेरी आंखों में मोहब्बत ही नजर आई। আরে Our endeavor here is to relive the history. So, ladies and gentlemen, let's move ahead in the journey of the past. जब मुगल बादशाह जहांगीर ने अमीर खुसरो से पूछा বেটা কে কাম कि कश्मीर कैसा है, तो खुसरो ने जवाब दिया, अगर फिरदौस बारूए ज़मी हस्त, हमी हस्तो, हमी हस्तो, हमी हस्त। अगर जमीन पर कहीं जन्नत है तो बस यही है, यही है, यही है। खूबसूरत वादियां, दिल फरेब झरने, पुरसुकून झीलें, लहलहाते जंगल, जहां कहीं नजर उठती है हसीन नजारों से दिल और दिमाग शादमान हो जाता है। सन 1947 में जब देश आजाद हुआ तो ब्रिटिश राज के समय से आजाद चली आ रही ज्यादातर रियासतों ने भारत में मिलने का फैसला लिया, मगर 3 रियासतें हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर ने न तो हिंदुस्तान और न ही पाकिस्तान में शामिल होना चाहा। धरती पर जन्नत कहा जाने वाला और खूबसूरत वादियों से घिरा कश्मीर इन दोनों के अस्तित्व में आए मुल्कों के बीच एक महत्वपूर्ण रियासत थी। पाकिस्तान ने पहले दिन से ही कश्मीर के राजा हरि सिंह पर अपने में शामिल हो जाने के लिए दबाव बनाना शुरू कर दिया। कश्मीर के राजा पर कोई असर न होता देख पाकिस्तान ने पहले तो राजा के साथ किए स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट को नकारा, फिर राजा हरि सिंह पर दबाव बनाने के लिए नमक, चीनी, पेट्रोल और केरोसिन की सप्लाई बंद कर दी। इतना ही नहीं, फलों, लकड़ी और फर के व्यापार पर भी रोक लगा दी गई, जिससे कश्मीर की आर्थिक व्यवस्था पर गहरा असर पड़ा। इतने छल कपट के बाद भी जब कुछ हासिल ना हुआ तो पाकिस्तान ने जोर जबरदस्ती से कश्मीर को हथियाने का मंसूबा बनाया। पश्तूनी कबायलियों को मजहब और दौलत के मायाजाल में फंसाकर इस मुहिम में शामिल करने के लिए पाकिस्तानी हुकूमत ने मुस्लिम लीग कमांडर खुर्शीद अनवर और ब्रिगेडियर अकबर खान को उनसे मिलने पेशावर भेजा। जाहिर सी बात है कि पाकिस्तान को किसी भी हालत में कश्मीर चाहिए, लेकिन आप सब कबीलों के बगैर ये मंसूबा नामुमकिन है। अगर कश्मीर आपका हो जाएगा तो हमें क्या फायदा होगा? फायदा सिर्फ आपका ही होगा। कैसे? वो कैसे बिरादर?
पाकिस्तानी हुकूमत की दिली ख्वाहिश है कि ज्यादा से ज्यादा दौलत हासिल करने का आप सभी को मौका दिया जाए। हमसे इतनी हमदर्दी क्यों? अपनी फौज को क्यों नहीं भेजते? हम खुलेआम हमला नहीं कर सकते। हमारी पाकिस्तानी फौज भी आपके साथ ही होगी, पर सादे लिबास में। हर एक कबायली लश्कर टुकड़ी के साथ पाकिस्तानी फौज का एक मेजर, एक कैप्टन और कुछ जेसीओ होंगे। सभी हकूक आपको दिए जाएंगे। जैसे भी चाहे जंग करें। फतह भी आपकी, दौलत भी आपकी। बस कश्मीर पाकिस्तान का। लेकिन कश्मीर फौज की हिफाजत में है। फिरंगी तो जा रहा है और राजा की अपनी छोटी सी फौज है। हमसे उनका कोई मुकाबला नहीं। बात तो तुम्हारा ठीक लगती है। तो फिर सोचना क्या? आंखें बंद करके देखो कश्मीरियों के कानों के झुमकों की लटकती झालर और कश्मीरी पंडिताइनों की गोरी गर्दन में सोने में जड़े मंगलसूत्र। कश्मीरी घर घर में बेशुमार दौलत के जखीरे छुपाए बैठे हैं। ऊपर से फिर कश्मीरी कमसिन हसीनाएं। वल्लाह वल्लाह 10,000 का लश्कर हर कबीले से आएगा। बस 4 दिन में कश्मीर फतेह करना है। फतेह इंशाअल्लाह फतेह हमारी ही होगी। जाओ, तुम लोग हमले की तैयारी करो। कायदे आजम जिन्ना साहब ने तो पहले ही ऐलान कर दिया है कि कश्मीर मेरी जेब में है। कश्मीर इज इन माई पॉकेट। जनाब, पहला मुकाम तो आसानी से फतेह हो गया। अकबर खान, अब श्रीनगर भी फतेह ही समझो। जैसे ही ये कबायली श्रीनगर में लूट खसूट शुरू करेंगे, पीछे खड़ी पाकिस्तानी फौज मौके पर पहुंचकर श्रीनगर पर कब्जा कर लेगी और दुनिया में ये खबर फैला दी जाएगी कि पाकिस्तान ने कश्मीर को कबायली हमलावरों से बचा लिया। जनाब, अगर हिंदुस्तान की तरफ से मदद आ गई तो? इससे पहले कि हिंदुस्तानी फौज कुछ कर पाए, कश्मीर पाकिस्तान का हो चुका होगा। इंशाअल्लाह 26 की ईद हम श्रीनगर में मनाएंगे। श्रीनगर में। पाकिस्तान ने कबायलियों को हथियार थमाकर कश्मीर फतेह करने के मंसूबे को ऑपरेशन गुलमर्ग का नाम दिया। 22 अक्टूबर को हमला इतना अचानक हुआ कि कश्मीर में हाहाकार मच गया। प्लान के मुताबिक पश्तूनों के 6 लश्कर मुजफ्फराबाद फतेह करके पुणे की ओर निकल पड़े। कश्मीरी स्टेट फोर्स इस हमले के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। हमलावरों ने हर तरफ लूटपाट, बलात्कार और तबाही मचा रखी थी। जम्मू कश्मीर स्टेट फोर्स के कमांडर ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह हमले की खबर देने महाराजा हरि सिंह के पास गए। महाराज की जय हो। ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह, ये क्या सुन रहा हूँ मैं? कश्मीर पर हमला? किसने जरूरत की? महाराज, पाकिस्तान ने धोखा दिया है हमें। उनकी फौज ने कबायलियों को साथ लेकर मुजफ्फराबाद और डोमल पर हमला किया है और कर्नल नारायण सिंह ने मैसेज भेजा है कि उनकी तादाद बहुत ज्यादा है और डोमल का पोस्ट उनके कब्जे से दूर नहीं है। पाकिस्तान ने पीठ पर वार किया है, जवाब तो देना ही पड़ेगा। मदद के लिए फौरन फौज भेजी जाए। महाराज, मैं खुद जवान लेकर जाता हूँ। जाओ और जाकर उनको ऐसी शिकस्त दो कि दोबारा कश्मीर की तरफ आंख उठाकर देखने की हिम्मत न कर सकें। जी महाराज। जाओ। महाराजा हरि सिंह ने जम्मू कश्मीर स्टेट फोर्स के कमांडर ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह को घुसपैठियों को किसी भी हाल में रोकने का आदेश देकर भेजा। बादामी पाक कैंटोनमेंट से ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह ने तकरीबन
200 सिपाहियों की टुकड़ी के साथ उड़ी की ओर कूच किया। उनका दुश्मन से पहला टकराव कड़ी में हुआ। ब्रिगेडियर साहब, हमलावरों की तादाद तो हमसे कई गुना ज्यादा है। हम इनका मुकाबला कैसे करेंगे? साहब बहादुर, इन आतंकियों के पास तो हथियार हमसे भी बेहतर है। जवान, असला कितना बचा है? साहब, असला तो खत्म ही समझो। इन जन्नादों और श्रीनगर के बीच सिर्फ हम ही खड़े हैं। हम पाकिस्तानियों का जम्मू कश्मीर पर कभी भी कब्जा नहीं होने देंगे। साहब, मुजफ्फराबाद की तरफ से हमलावरों से भरी और गाड़ियां भी आ गई हैं। अगर हम उन्हें हरा नहीं सकते तो रोक तो सकते हैं ना। और उसका एक ही रास्ता है, अभी का तो। साहब, ये आतंकी तो पैदल ही नदी पार करके हमारी तरफ आ रहे हैं। कोई बात नहीं, जब तक मुमकिन है हम इन्हें रोक कर रखेंगे। शाबाश मेरे जवानों, आखिरी गोली, आखिरी सिपाही और आखिरी सांस तक दुश्मन को रोक कर रखेंगे। आर यू रेडी? ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह और जम्मू कश्मीर स्टेट पुलिस के जवानों ने अपनी जान की बाजी लगाकर दुश्मन को 3 दिन तक रोके रखा। इस सर्वोच्च बहादुरी के लिए ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह को आजाद भारत के पहले महावीर चक्र से नवाजा गया। उड़ी पर कब्जा करने के बाद हमलावर बारामूला की ओर चल पड़े। 24 की रात को उड़ी और बारामूला के बीच में स्थित मऊरा पावर हाउस पर हमलावरों ने कब्जा कर लिया और अचानक बिजली गुल हो जाने से सारे श्रीनगर शहर में खौफ फैल गया। 26 की रात को हमलावरों ने बारामूला को घेर लिया। गली गली में मौत का तांडव, घर घर मातम जलता देख कश्मीर ओ रब्बा, जलता कश्मीर ओ रब्बा, तुझे तरसना, तुझे तरसना। क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? जाने दो उसे। जालिमों, छोड़ दो, छोड़ दो उसे। नहीं, छोड़ दो इसको। चुप कर, चुप। सिस्टर रोजी, ये क्या किया आपने? रोजी, सिस्टर रोजी। ओए, चुप कर बेटो, तुम लोग को भी गोली मारेगा। चुप कर, ओए चुप करो, खबीस, चुप, चुप कर। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। जालिमों ने सेंट जोसेफ कैथोलिक चर्च और उसके अस्पताल में खूनी खेल खेला। उसी कत्लेआम की कहानी 11 सिख के सीओ लेफ्टिनेंट कर्नल टॉम डाइक्स के बेटे टॉम डाइक्स जूनियर की जुबानी। All of a sudden, the hospital erupted with shooting and shouting. The nuns grabbed me.
I don't know what's happened to the nuns. I did see some of them later on staggering around. Their habits were torn. Later on, years later, it occurred to me maybe they'd been raped, but I remember a young girl coming up to me, and she told me that my parents had been shot. I seem to remember telling her that my mother had been thrown down a well. But very luckily, our servant Perez was in the street with his father. He persuaded them to let him take me away. बारामूला में कबायलियों ने 3 दिन तक बलात्कार, लूट खसूट और कत्लो गारत का खेल खेला, जिससे इंसानियत आज भी शर्मिंदा है। इस खौफनाक मंजर की दास्तान कबायलियों के अमानवीय जुल्म से प्रभावित कश्मीरियों की जुबानी। पता ही नहीं लगा जब तक गोलियों का बोलचाल हो गया। उन्होंने लूट खसूट का कोई इम्तियाज ही नहीं रखा। I was walking through the streets. I saw green flag, and everybody very stunned, dumb. उन्होंने ये तमीज नहीं देखा कि ये हिंदू है, ये सिख है, ये मुसलमान है। उन्होंने एक जैसा बर्ताव किया। पिंड उजड़िया से मकान सड़ गए सन, गुरुद्वारे बिल्डिंग सड़ गई सन, खंडरात बने सन, सारे पासे मुसलमानों के काले साड़े का। चारों तरफ डर और दहशत का माहौल बरपा गया। उठने वाली हर आवाज को या तो दबा दिया गया या दफन कर दिया गया, लेकिन कश्मीर की आवाम ने हिम्मत नहीं छोड़ी। वही हिम्मत और साहस कश्मीर के एक नौजवान मकबूल शेरवानी ने दिखाई और कबायलियों के मंसूबों पर पानी फेर दिया। कश्मीरी, ओए कश्मीरी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खोचे, ओए नाम क्या तेरा? मकबूल शेरवानी। ओए अच्छा है। हमको बोल, हमको वो श्रीनगर जा। किधर से जाता बोल? श्रीनगर? आप श्रीनगर नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकता? हिंदुस्तानी फौज ने बारामूला को घेर लिया है। बहुत खतरा है, बहुत ज्यादा। सोचिए फिर हमको बोल, हम किधर से जाता है बोल। एक ही रास्ता है वहां जाने का। वो पीछे वाली पहाड़ी से वो। तुम्हारा मतलब वो उधर से जाने का? हाँ उधर से। ठीक है सोचिए। चलो तुम लोग चलो। आ जाओ चलो। 19 साल के मोहम्मद मकबूल शेरवानी ने अकेले ही हमलावरों को गुमराह करके श्रीनगर जाने से रोककर भारतीय सेना का वहां पहुंचने तक का कीमती समय बचाया। पठान को धोखा देता है, खबीस का बच्चा झूठ बोलता है हमसे। हंसी का बच्चा झूठ बोलता है। आज तुम्हें सीधा जान हमें दो तुम लोगों। हमारी आर्मी आ गई है। इंडियन आर्मी तुम लोगों की ईद से ईद बचा देगी। बोल पाकिस्तान जिंदाबाद। बोल खंजीर का बच्चा, बोल पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद। बोल खंजीर, बोल। नहीं
हिंदुस्तान जिंदाबाद। कोई उठा के ले चलो इस कुत्ते को। चल खोजे, उठा के ले चलो। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। मैं एक सच्चा हिंदुस्तानी, मैं अपने वतन रहने वतन की हमेशा हिफाजत करूंगा। मेरा मुल्क मेरी जान है, मेरा इज्जत व ईमान है। इसकी सरबुलंदी के लिए मेरे लहू का हर खतरा कुर्बान है। An untold story of the extraordinary valor of a 19-year-old Muhammad Maqbool Sherwani, who single-handedly thwarted the advance of thousands of raiders and gave valuable time to the Indian Army to land at Srinagar. Son of Baramulla, Shaheed Muhammad Maqbool Sherwani. शेरवानी जैसे वतन प्रस्त कश्मीरियों के बलिदान ने पाकिस्तान के नापाक इरादों को कामयाब नहीं होने दिया। हमलावरों से श्रीनगर को बचाने के लिए कश्मीरियों ने अपनी जान तक की बाजी लगा दी। श्रीनगर के लोगों ने बारामूला की खबर सुनते ही अपनी हिफाजत के लिए कबायलियों के खिलाफ नेशनल मिलिशिया जिसमें शेख मोहम्मद अब्दुल्ला का एक अहम किरदार था। उनकी इस मुहिम में कश्मीर के हर मजहब, वर्ग और समुदाय की महिलाएं शामिल थी। कश्मीरी महिलाओं ने अपनी आत्मरक्षा और आत्मसम्मान के लिए हथियार उठाए और हिंदुस्तानी फौज के साथ शाने बेशाने लड़ने के लिए तैयार हो गई। Born who निशब्द नहीं, आवाज है बस बोलती नहीं। पहल न करूं किसी से डरती नहीं, जीत की चाह नहीं, हार मानती नहीं। बारामूला के सरफरोश शहीद मकबूल शेरवानी की शहादत ने एक ऐसे इंकलाब का आगाज किया जिसने कश्मीर की बेटियों को भी जुल्म के खिलाफ लड़ने का हौसला दिया। झांसी की रानी के नक्शे कदम पर चलते हुए भारत की बहादुर बेटियों ने अपनी इज्जत व आबरू बचाने के लिए पहली बार हथियार उठाए। हिंदू, मुस्लिम, सिख सभी महिलाओं ने मिलकर एक विमेन मिलिशिया बनाया जिसका नाम विमेन सेल्फ डिफेंस कोर रखा गया। इस इतिहास को एक लोकल न्यूज़पेपर में यूं लिखा गया, दुनिया के इतिहास में पहली बार कश्मीर की औरतों ने एक फौज तैयार की जिन्होंने राइफल्स चलाने में ट्रेनिंग ली। ये एक ऐसी मिसाल है जिसने हिंदुस्तान के इतिहास को एक ऐसा मोड़ दिया जिससे हमारी छाती फक्र से और चौड़ी हो गई और हमारे झंडे को बुलंदियों तक पहुंचा दिया। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना जिसने कश्मीर की महिलाओं को एकजुट कर दिया। हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार महिलाओं ने राइफल चलानी सीखी और औरतों की फौज तैयार हुई जिसे विमेन्स सेल्फ डिफेंस कोर का नाम दिया गया। कृष्णा मिश्री, जूनी गुजरी और फरीदा बेदी जैसी सरगर्म कार्यकर्ताओं ने सैकड़ों कश्मीरी गृहिणियों को प्रेरित किया। बारामूला के नरसंहार की भयानक खबरों से पूरा कश्मीर दहशत की गिरफ्त में आ गया। राजा हरि सिंह ने तुरंत फैसला लेने के लिए बैठक बुलाई। महाराज की जय हो। खाक जय हो।
पाकिस्तानी हमलावरों ने आधा कश्मीर तो पहले ही हथिया लिया है। पाकिस्तान से स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट साइन करने के बावजूद ये हाल है। ये लोग तो कश्मीर को बर्बाद कर देंगे, बर्बाद। महाराज जल्दी कुछ न किया तो श्रीनगर और जम्मू भी हाथ से निकल जाएंगे। महाराज की जय। आओ मंत्री, आओ, कहो क्या कहा शेख अब्दुल्ला ने? महाराज, शेख अब्दुल्ला ने कहा, कश्मीर में जो कुछ भी हो रहा है वो हमारे साथ विश्वासघात है, बुज़दिली की इंतहा है। जंगी हथियारों से लैस उन पठानों की आड़ में पाकिस्तान हमारे कश्मीर को अपने अधीन करना चाहता है। और वो कहने लगे, इन कबायलियों ने मस्जिदों को तहस नहस किया और कुरान की भी तौहीन की है। कुरान में भी ऐसी दहशतगर्दी एक गुनाह है। महाराज, बख्शी गुलाम मोहम्मद, मीर अफजल बेग और सैयद मीर कासिम भी वही थे। सभी की यही राय है कि कश्मीर की बेहतरी और खुशहाली के लिए हिंदुस्तान में शामिल होना ही उचित है। ठीक कह रहे हो तुम, हमें जल्द ही फैसला लेना होगा। महाराज, दिल्ली से आए वीपी मेनन आपसे मिलने के लिए काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। हमें मालूम है, बुलाओ उनको। महाराज, जल्दबाजी में कोई भी फैसला लेना उचित नहीं है। मैं कश्मीर को और बर्बाद होता नहीं देख सकता। मैंने फैसला कर लिया है। आइए मेनन जी, आइए, बताइए मुझे कहाँ हस्ताक्षर करने हैं? कश्मीर रियासत का हिंदुस्तान में शामिल होना ही उचित है। भारत सरकार के राज्य अध्यक्ष श्री वीपी मेनन महाराजा हरि सिंह का हस्ताक्षरित इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन लेकर 26 अक्टूबर 1947 को वापस दिल्ली पहुंची, जिसके बाद कश्मीर भारतीय गणतंत्र का एक अभिन्न अंग बन गया। 26 अक्टूबर को ही 10 बजे दिल्ली एंड ईस्ट पंजाब कमांड हेडक्वार्टर ने 1 के पहले भारतीय कमांडिंग ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल दीवान रंजीत राय को बुलाया और बटालियन को तुरंत श्रीनगर जाने के निर्देश दिए। और फिर आज से ठीक 75 वर्ष पहले बड़गाम की इसी धरती पर भाई वायुसेना के कैसे हैरत अंगेज एयरलिफ्ट को अंजाम दिया, जिसकी शौर्यगाथा आज भी बेजोड़ है, बेमिसाल है। Ladies and gentlemen, towards your right you will see the Degoda. आज हम इसी जगह वही माहौल DC-3 एयरक्राफ्ट की लैंडिंग महसूस करने जा रहे हैं। ठीक वैसे ही हमारा जहाज फिजाओं को चीरता हुआ कश्मीर की सरजमीन पर आज यहीं पर लैंड हो गया है, जैसे 27 अक्टूबर 1947 को हुआ था। और इसके जांबाज पायलट विंग कमांडर SS गहलोत, विंग कमांडर AP सिंह। Ladies and gentlemen, in front of you we have the mighty AN-32 of the 12th Squadron being flown by Group Captain HS Sidhu, who is the CEO of 12th Squadron, co-piloted by Wing Commander Pandey. It's the same squadron who flew the Dakota, then piloted by Wing Commander Bhatia. जैसा कि आप देख रहे हैं, AN-32 जवानों को लेकर popularly known as AN-32. It was inducted into the Indian Air Force in 1984. It was a historic moment when the Dakota DC-3AC landed on the dusty airstrip of just 600 meters, followed by the other two. Never in the history of warfare was such an airlift undertaken with so little notice and planning. देखिए सज्जनों, अगर आप अपनी बाईं तरफ देखें, आप देख सकते हैं AN-32। The 12th Squadron was awarded 11 Veer Chakras for its operations, which is the highest earned by any unit in independent India in one single campaign.
fame. उसी 12th विंग की ग्रुप कैप्टन H.S. सिद्धू, विंग कमांडर P.K. पांडे आज इतिहास रचते हुए एक घटी को इसी मैदान पर उतारते हुए दुश्मन से कश्मीर घाटी को आजाद कराने के लिए एक साहसिक युद्ध लड़ा. Ladies and gentlemen, in front of you we have the troops of 1 Sikh Regiment, 4 Mechanized Infantry Battalion. उसी बहादुर 1 सिख बटालियन के जांबाज सिपाही एयरक्राफ्ट से उतरते हुए, जिसे वर्तमान में 4 मैकेनाइज के नाम से जाना जाता है. Lord Louis Mountbatten, last Viceroy and Governor General of India, said then, "I have never seen an airlift of this magnitude with such slender resources and at such short notice." और यही जज्बा उन बहादुर जवानों में था जिन्होंने कश्मीरियों को अपने साथ, अपने बीच पाया. देह शिवावर मोहे है शुभ कर्मन ते कबहू न ठहरो, न डरो वाली सोच अब जाए लड़ो, निश्चय कर अपनी जीत करो. भारतीय सेना को अपने दरमियान पाकर बड़गाम की आवाम की खुशी का ठिकाना न था. उन्होंने 1 सिख के जवानों का पुरजोर इस्तकबाल किया. बोले सो निहाल. गुड मॉर्निंग लेफ्टिनेंट कर्नल राय. हम हिंदुस्तानी फौज का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे. यहाँ पर सिचुएशन दिन ब दिन खराब होती जा रही है. डोंट वरी लेफ्टिनेंट कर्नल कटोच, हमारे आने का मकसद ही कश्मीर के लोगों को सुरक्षित रखना है. हमलावर कहां तक पहुंचे हैं और तुम्हारे जम्मू कश्मीर स्टेट फोर्स के कितने सैनिक फील्ड में हैं? उड़ी के इलाके में हमारे चेक फोर्स के अंतिम सैनिक ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह की कमांड में लड़ रहे थे, मगर कल वो भी 3 दिन की जद्दोजहद के बाद वीर गति पा गए. हमारी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन के मुताबिक रेडर्स बारामूला में अभी तक प्रवेश नहीं किए. तब तो हमें तेजी से कार्रवाई करनी होगी. हमलावर गिनती में कितने होंगे? 5000 के करीब की सूचना है. लेफ्टिनेंट कर्नल कटोच, अगर आपकी रिपोर्ट सही है तो हमलावर की गिनती हमसे 20 गुना ज्यादा है. कैप्टन कमलजीत. यस सर. चार्ली कंपनी को 3 इंच मॉर्टर्स के सेक्शन के साथ तैयार करो. तुम्हें अभी बारामूला के लिए रवाना होना होगा. लेफ्टिनेंट कर्नल राय, तो फिर हवाई अड्डे की सुरक्षा का क्या होगा? लेफ्टिनेंट कर्नल कटोच, अगर हम सब ने हवाई अड्डे में ही मोर्चे बना लिए तो यहाँ से कुछ मील दूर श्रीनगर को भी बचा नहीं पाएंगे. सर, मैंने स्टेट फोर्सेस से बात की है. हमारे पास ट्रूप्स को बारामूला ले जाने के लिए कोई साधन नहीं है. जम्मू अमूली का साहब, मेरा नाम बख्शी गुलाम मोहम्मद है. मैं श्रीनगर का रहने वाला हूँ. आपके फौजियों को बारामूला ले जाने के लिए प्राइवेट गाड़ियों का बंदोबस्त मैं करूँगा. बख्शी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद. इंडियन आर्मी आप कश्मीरियों की इस मदद के लिए हमेशा आभारी रहेगी. कैप्टन कमलजीत, मिस्टर बख्शी के साथ कोऑर्डिनेट करो और ट्रूप्स को जितनी जल्दी हो सके रवाना करो. सर. 1 सिख के बहादुर जवानों, मेरी बात ध्यान से सुनो. रिपोर्ट के मुताबिक दुश्मनों की गिनती हजारों में है और हम सिर्फ
264। अचानक हमला ही हमारा एकमात्र हथियार है। हमें लड़ाई को दुश्मन तक लेकर जाना होगा और जितना हो सके श्रीनगर से दूर। गुरुजी के शब्द याद है ना? न डरो अरसो जब चाहे लड़ो, निश्चय कर अपनी जीत करो। तैयार हो? एक गोली, हवा इतनी जोर से बोलो कि उसकी गूंज पेशावर से कराची तक सुनाई दे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। कुछ नशा तिरंगे की आन का है, कुछ नशा तिरंगे की शान का है। हम लहराएंगे हर जगह तिरंगा, नशा ये हिंदुस्तान की शान का है। 1695 जो लड़े दीन के हेत, पुरजा पुरजा कट मरे तब न छाड़े। 1 सिख के 264 सैनिकों ने 27 अक्टूबर को श्रीनगर आने के बाद बिना एयर या आर्टिलरी सपोर्ट के लगातार 72 घंटे जबरदस्त मुकाबला कर कबायलियों को श्रीनगर पहुंचने से रोके रखा। लेफ्टिनेंट कर्नल दीवान रंजीत राय की रणनीतिक सूझबूझ ने हमलावरों को शहर से दूर रोककर श्रीनगर को तो बचा लिया, लेकिन इसके बदले उनको अपनी जान की आहुति देनी पड़ी। लेफ्टिनेंट कर्नल दीवान रंजीत राय को उनके बलिदान और कुशल रणनीति के फलस्वरूप भारतीय सेना के पहले महावीर चक्र से नवाजा गया। 29 अक्टूबर को स्थानीय नियंत्रण 161 ब्रिगेड ने संभाला। उसके बाद भारतीय सेना की और टुकड़ियां श्रीनगर पहुंचने लगी। 2 नवंबर की सुबह ब्रिगेड हेडक्वार्टर में एक रिपोर्ट आई कि श्रीनगर के नजदीक एक गांव बडगाम के पास लगभग 1000 हमलावरों का समूह देखा गया है। फोर्ट कमाऊं के मेजर सोमनाथ शर्मा की कमान में फोर्ट कमाऊं की एक कंपनी और 1 कमाऊं की 2 कंपनियां सूर्योदय से पहले बडगाम के नजदीक पहाड़ी पर पहुंची। पेट्रोल टुकड़ी को गांव की परख के लिए भेजा गया। दोपहर 2 बजे तक जब गांव के नजदीक नाले में कश्मीरी रिफ्यूजियों के अलावा कोई नजर नहीं आया, तो 1 कमाऊं की 2 कंपनियों को वापस भेज दिया गया। मौका देखते ही कश्मीरी रिफ्यूजियों के भेष में छिपे कबायलियों ने पीछे रह गई फोर्ट कमाऊं की कंपनी पर अचानक अंधाधुंध हमला कर दिया। Everyone get down! ये रिफ्यूजी तो कबायली निकले। फायर! चार्ली टू टाइगर, चार्ली टू टाइगर। पश्चिम की ओर वैली से भारी तादाद में दुश्मन ने हमारे ऊपर मोटर और ऑटोमेटिक गन से अटैक कर दिया है। हमें इमीडिएट एयर और आर्टिलरी सपोर्ट चाहिए। ओवर। We are running low on ammo. I repeat, we are running low on ammo. Over. Ammo in steel truck. On the way. Over. हम घिरे हुए हैं और दुश्मन हमसे गिनती में बहुत ज्यादा है। ओवर। अगर हो सके तो टैक्टिकल पेट्रोल कर लो। ओवर। The enemy is only 50 yards from us. We are heavily outnumbered. We are under devastating fire. I shall not withdraw an inch, but will fight. Will fight to the last man and the last round. ये भारतीय सेना के गौरवमयी इतिहास का एक अहम पल था। मेजर सोमनाथ शर्मा ने अपने बाएं बाजू के टूटे होने के बावजूद लड़ाई में जाने के लिए वॉलंटियर किया। बड़गांव में मेजर सोमनाथ शर्मा और उनके साथ फोर्ट कमाऊं के 50 जवानों ने अपने प्राणों की आहुति देकर बड़गांव और हजारों कश्मीरियों को बचाया। मेजर सोमनाथ शर्मा की इस बेमिसाल शूरवीरता के लिए उन्हें आजाद भारत के पहले परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया।
वतन की पासबानी जानो ईमान से भी अफजल है। मैं अपने मुल्क की खातिर कफन भी साथ रखता हूँ। लगभग 1 साल तक चले इस ऑपरेशन में पाकिस्तान के इरादों को नाकाम करने के लिए पुंछ, नौशेरा, झांगर आदि में कई भीषण युद्ध लड़े गए। 25 दिसंबर को ब्रिगेडियर उस्मान ने पाकिस्तान फौज के झांगर पर कई भयंकर हमलों को नाकाम किया। इसी दौरान 3 जुलाई 1948 को 50 पैरा ब्रिगेड के कमांडर ब्रिगेडियर उस्मान ने शहादत प्राप्त की। बंटवारे के समय उन्होंने पाकिस्तान द्वारा उन्हें भावी सेना प्रमुख बनाने के प्रलोभन को खारिज किया था। नौशेरा के शेर ब्रिगेडियर उस्मान को बेमिसाल बहादुरी और साहस के लिए महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। ऑपरेशन गुलमर्ग के दौरान नरसंहार से प्रभावित 40,000 लोगों ने पुंछ में शरण ली। ब्रिगेडियर प्रीतम सिंह ने पूरे 1 साल नवंबर 1947 से नवंबर 1948 तक शरणार्थियों से भरे पुंछ को संसाधनों की भारी कमी के बावजूद दुश्मन के लगातार होते हमलों से बचाया। 1948 के अंत में भारतीय सेना की एक और उपलब्धि देखने को मिली, जब मेजर जनरल के.एस. थिमैया की अगुवाई में पहली बार 11,000 फुट की ऊंचाई पर स्टुअर्ट MK6 टैंकों को पहुंचाकर जोजिला पास को सदैव के लिए सुरक्षित कर दिया गया। आजादी के बाद भारतीय कमांडरों की इस पहली जीत ने साबित कर दिखाया कि देश की अखंडता भारतीय सेना के मजबूत हाथों में सुरक्षित है। इस जंग में जवानों के साथ साथ कश्मीर के लोगों का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है, जिसमें पेशे से धोबी रामचंद्र बीकल का नाम प्रमुख है, जिसने अपनी जान पर खेलकर एक जख्मी अफसर की जान बचाते हुए कई दुश्मनों को मौत के घाट उतारा। इस बहादुरी के लिए उन्हें महावीर चक्र से नवाजा गया। एक और कामगार मोहम्मद इस्माइल ने जोजिला में बहादुरी दिखाकर महावीर चक्र प्राप्त किया। कुली जुमा मोहम्मद ने बड़ी बहादुरी से गंभीर रूप से घायल लेफ्टिनेंट कर्नल MM खन्ना को अपनी पीठ पर उठाकर हेडक्वार्टर पहुंचाकर उनकी जान बचाई, जिसके कारण कुली जुमा मोहम्मद को वीर चक्र से नवाजा गया। आज हम भारतीय सेना के उन तमाम अफसरों और जवानों को श्रद्धांजलि देते हुए उन सब कश्मीरियों को भी श्रद्धांजलि देते हैं जिन्होंने सैनिकों के साथ इस मिशन में अपने जीवन का बलिदान दिया। ऐ शहीद मुल्क मिल्लत, मैं तेरे ऊपर निसार, अब तेरी हिम्मत का चर्चा खैर की महफिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। आज हम यहाँ पर आजादी के शहीदों के साथ साथ कश्मीर के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, जो हमारे इतिहास का एक ऐसा हिस्सा लिख कर गए जिसमें हमारे लिए जमहूरियत, देशभक्ति और मोहब्बत का सबक है। एक ऐसा इतिहास जिसमें भारतीय सेनाओं की बेमिसाल बहादुरी के साथ साथ कश्मीरी आवाम की वतन परस्ती एवं कुर्बानियां भी सुनहरे अक्षरों में दर्ज है। लेफ्टिनेंट कर्नल दीवान रंजीत राय, मेजर सोमनाथ शर्मा, ब्रिगेडियर उस्मान, एयर कोमोडोर मेहर बाबा जैसे अनेक वीर योद्धाओं के साथ साथ रामचंद्र बिकल, मोहम्मद इस्माइल, जुमा मोहम्मद जैसे कश्मीर के अनगिनत देशभक्तों ने, जूनी गुजरी जैसी बेटियों ने अपनी बहादुरी की कलम से फतेह की नई तारीख लिखी। The indomitable spirit displayed by the heroes of Kashmir, Shaheed Muhammad Maqbool Sherwani, the gallant women militia, the unsung tales of valor and bravery shown by the sons of the soil of Kashmir. हमलावर खबरदार, हम कश्मीरी हैं तैयार। तेरे दामन से जुआ
deep in dust. Their courage nerves 1,000 living men. तू कहाँ की माटी से आता है, कहाँ की माटी पाता है। तू कहाँ की माटी से आता है, कहाँ की माटी पाता है। मेरे देश का वीर सिपाही नाम अमर कर जाता है, नाम अमर कर जाता है। Ladies and gentlemen, let's honor these brave hearts with a warm heart of applause for the sacrifice they made for our today. We are here for they were there. अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए फ्लाई पास्ट आप आगे देखेंगे। सीने में जुनून, आंखों में देशभक्ति की चमक रखता हूँ। दुश्मन की सांसें थम जाए, आवाज में वो धमक रखता हूँ। देवियों और सज्जनों, अब समय आ चुका है जब भारतीय वायुसेना के स्वर्णिम इतिहास और पिछले 75 सालों में शौर्य दिवस की विजय से अब तक भारतीय वायुसेना के अदम्य साहस, अचूक मारक क्षमता और बेहतरीन अनुशासन के विकास की कुछ झलकियां फ्लाई पास्ट के माध्यम से हम देखेंगे। Lovers of light find it exhilarating to hang poised between the illusion of immortality and truth of death. Hold your breath, ladies and gentlemen, for the fighter aircraft MiG-29 piercing the blue yonder to left of you. As you see, the second aircraft is taking off into the missing man formation. Today, this formation is named Seiko in honor of Flying Officer Nilbarjeet Singh Seiko, recipient of Paramveer Chakra, who displayed undaunting courage under the fire during 1971 war from this very airfield. He taxied 51 years ago from behind where you are sitting right now and created history. देवियों और सज्जनों, ये लड़ाकू विमान जो भी आपने देखा MiG-29, हम जानते हैं उड़ान में गति के साथ चपलता भी महत्वपूर्ण है। इसी श्रृंखला में अब आप देखेंगे किस प्रकार इतनी तीव्र गति से उड़ान भरने के बावजूद ये MiG-29 कुछ ही मीटर में अपनी उड़ान दिशा में परिवर्तन करने में सक्षम है। यह क्षमता दुश्मन जहाज को पीछे छोड़ने में कारगर साबित होती है। Nicknamed as Superbass, this minimum radius turn reduces speed of aircraft dramatically, and it is employed to cause a chasing aircraft to miss its target. Here it comes to your left, ladies and gentlemen. There is also an offensive maneuver for pinning down the enemy aircraft. Here it comes one more time. देवियों और सज्जनों, जब तक MiG-29 लड़ाकू विमान अपने अगले पैंतरे की तैयारी कर रहे हैं, आपको बता दें आपके सीधे हाथ की ओर खड़ा यह डकोटा विमान अपने स्वर्णिम इतिहास को कुछ इस प्रकार बयां करता है। 26 अक्टूबर 1947 को जम्मू और कश्मीर के परिग्रहण के बाद पहली भारतीय सेना इकाइयों को श्रीनगर लाया गया, जिसकी शुरुआत लेफ्टिनेंट कर्नल दीवान रंजीत राय के नेतृत्व में पहली बटालियन सिख रेजिमेंट के साथ हुई। एयर कमोडोर मेहर सिंह महावीर चक्र विशिष्ट सेवा आदेश, जिन्हें प्यार से मेहर बाबा के नाम से भी जाना जाता है, वो श्रीनगर में उतरने वाले पहले पायलट्स में से एक थे और एओसी नंबर 1 ऑपरेशन ग्रुप के रूप में उन्होंने केवल 5 दिनों में सैनिकों को इकट्ठा करने का काम किया। उन्होंने व्यक्तिगत रूप से विमान संचालन करते हुए पुंछ हवाई अड्डे पर लैंडिंग की। भारी बाधाओं के बावजूद उन्होंने एक डकोटा को, जो 1 टन सामान्य रेटेड लोड के मुकाबले 3 टन भार के साथ पुंछ में उतारा। यह कार्य बिना किसी लैंडिंग एड के किया गया। देवियों और सज्जनों,
एक बार फिर आपके सामने MiG-29 ठीक मंच के पीछे से त्रिशूल फॉर्मेशन में। Trishul, the symbol of power, power of will, knowledge, and action. When these bars align, nothing is unachievable. देखिए सज्जनों, अभी आपने देखा त्रिशूल फॉर्मेशन और अब से कुछ ही पलों में MiG-29 लौट कर आपके सामने आएगा और अपना अगला पैंतरा दिखाएगा, जो कि है लक्ष्य भेदने के पश्चात आकाश में अपनी अमिट छाप छोड़ने और अपनी विजय का उद्घोष करने के लिए वर्टिकल क्लाइंब या वर्टिकल चार्ली। Our defense forces are in line with the vision of Atmanirbhar Bharat, which has reinvigorated and brought focus to indigenization efforts. And ladies and gentlemen, आपके ठीक सामने वर्टिकल चार्ली करता MiG-29। This maneuver showcasing the nimbleness and agility of this platform. With these aircraft exploring the skies reminds of the motto of Indian Air Force, Nabas Persham Deeptam, touch the sky with glory. देवी और सज्जनों, कार्यक्रम के तहत समापन और अंतिम दाव के रूप में आपके सामने अगला लड़ाकू विमान पैंतरा आपसे कुछ ही समय में निगाहें आसमान पर। हम सब जानते हैं कि दुश्मन क्षेत्र में आक्रमण करते समय दुश्मन के आक्रमण रोधी तकनीकों से बचना होता है। इसके लिए अगला प्रदर्शन आप देखेंगे कि किस प्रकार दुश्मन रडार और मिसाइल को गति, ऊर्जा और ऊष्मा से भ्रमित करने के लिए MiG-29 अपने चमकते हुए फ्लेयर्स को निकालेगा और यह प्रदर्शन दुश्मन के एयरफील्ड और एयर डिफेंस को कैसे तबाह किया जाता है उसे दर्शाएगा। Here you see, ladies and gentlemen, dive attack being carried out. These aircraft dive attack is carried out to keep the aircraft safe from the ground fire. Any fighter aircraft is most vulnerable when it's pulling out of a dive. Invariably, the aircraft dispenses flares to deceive the infrared missiles. भारतीय सशस्त्र बल स्वदेशीकरण की राह पर अग्रसर हैं। बात चाहे लड़ाकू विमान तेजस और भविष्य के तेजस मार्क 1A, मार्क 2 की हो या हाल ही में भारतीय वायुसेना में शुमार लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड की। प्रोजेक्ट 75 के तहत मझगांव डॉक लिमिटेड में तैयार INS कलवारी, स्वदेशी रूप से तैयार युद्धपोत INS विक्रांत, पहली लंबी परास की आर्टिलरी गन धनुष, भारत की पहली परमाणु ऊर्जा सबमरीन अरिहंत और ऐसे अनगणित सहायक भारत में निर्मित तंत्र आज भारतीय सशस्त्र बलों को आत्मनिर्भरता पर गौरवान्वित कर रहे हैं। What you just witnessed in last 10 minutes was a showcase of the evolution of Indian Air Force from the Dakotas and AN-32s to Globemasters and Hercules, from Wapatis and Tufanis to LCA Tejas and Rafale, from Meat Force and Chetaks to Apache and light combat helicopter Prachand. All this while, Indian Air Force has evolved but has retained the same indomitable spirit like the yesteryears. With a joint venture of men and women in the olives, the blues and the whites, our land, our skies and our waters continue to remain impregnable and our nation invincible. जब कर लिया है हौसला ऊंची उड़ान का, फिर देखना फिजूल है कद आसमान का। डकोटा से तेजस विमान तक, INS विक्रांत से मंगलयान तक, शौर्य एवं आत्मनिर्भरता की नई बुलंदियां छूता नया भारत। मैं बेटी की मुस्कान में हूँ,
मैं सैनिक के सम्मान में हूँ, तहजीब का रंग सुनहरा हूँ, मैं सीमाओं का पहरा हूँ, क्योंकि मैं नए भारत का चेहरा हूँ। अब हम माननीय रक्षा मंत्री महोदय से अनुरोध करते हैं कि हमारे बीच उपस्थित शहीदों के परिवारजनों एवं ट्वेल्व विंग तथा एक सिख के ऑफिसर्स को सम्मानित करें। माननीय रक्षा मंत्री महोदय। Ladies and gentlemen, we are fortunate to have the next of kings with us today. Honoring them will be our Honorable Raksha Mantri Shri Rajnath Singh. भाई साहब आप बैठ जाओ यार, आप बैठिए। This is Usha Parmar, daughter of Brigadier Rajendra Singh Mahavir Chakra. Ladies and gentlemen, please keep clapping because of them that we celebrate this day. Mr. Devraj Thangewal, son of Honorary Captain Thangavelu Veer Chakra, is from the 4 Engineer Regiment. This is daughter of Jemnan Singh Veer Chakra, Mahavir Chakra from the 1 Sikh Battalion. श्री ओम प्रकाश सिंह, nephew of CHM पीरू सिंह, जिन्होंने 1947 की लड़ाई में एक अद्भुत शौर्य गाथा लिखी। Ladies and gentlemen, our military deserves to be honored and appreciated. A big hand for them. श्री मुकेश, grandson of civilian washerman Ramchandar Mahavir Chakra. Ladies and gentlemen, we are fortunate to have the nephew, Mr. Manzoor Sherwani, who is the nephew of Maqbool Sherwani, with us today. It's indeed a moment, on this momentous day, Raksha Mantri honoring the next of kins. Now we have Group Captain H.S. Sidhu, who's the CEO of 12 Wing, the same wing who got the Dakota in 1947. Major Aditya 1 Sikh, presently 4 Meg, में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वही ऐतिहासिक 1 Sikh, जिसने बहादुरी एवं बलिदान का नया इतिहास रचा। Ladies and gentlemen, a warm heart of applause for all of them once again. Thank you very much. अब मैं माननीय रक्षा मंत्री जी से निवेदन करती हूँ कि यहाँ उपस्थित शहीदों के परिवारजनों के साथ फोटोग्राफी इस अवसर को यादगार बनाए। फोटोग्राफ के माध्यम से इन ऐतिहासिक पलों को सजाकर संजोकर रखते हुए गौरवशाली पल जब हम शौर्य दिवस इन्फेंट्री डे की 75वीं वर्षगांठ पर आज इस कार्यक्रम के साक्षी हैं। Indeed a momentous day and everyone wants to capture this moment. बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान। एक सैनिक की शौर्य गाथा एवं कर्तव्य निष्ठा के पीछे उसके परिवार की सीख है, संस्कार है। यहाँ उपस्थित सभी परिवारजनों की मौजूदगी हमारे लिए बड़ी फख्र की बात है। गरिमा में उपस्थिति हमारे लिए गौरव का विषय है। लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी, जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ उत्तरी कमान से निवेदन, माननीय मुख्य अतिथि को स्मृति चिन्ह भेंट कर शौर्य दिवस के इस अजीम मौके को और यादगार बनाएं। इतिहास के पलों में अंकित होते ये अनमोल पल। Ladies and gentlemen, the Army Commander honoring
रक्षा मंत्री। May I also request Honorable Lieutenant Governor of UT Jammu and Kashmir, Sri Manoj Sinha, to kindly accept a memento, a token of our gratitude on the momentous occasion of Shaurya Divas. Ladies and gentlemen, the Army Commander honoring the Governor of Jammu and Kashmir. Thank you, sir. अब वो पल जिनका हम सबको बेसब्री से इंतजार है, माननीय मुख्य अतिथि के संबोधन का, परमादरणीय रक्षा मंत्री महोदय से विनम्र आग्रह की वो शौर्य दिवस के इस ऐतिहासिक अवसर पर हम सबको संबोधित करें। माननीय, आपके विचार सुनने के लिए देश के हर कोने में डटा हर सैनिक सदैव प्रतीक्षारत है। माननीय रक्षा मंत्री महोदय से आग्रह, मंच पर आकर अपने उद्बोधन से हमें अनुग्रहित करें, हमारा गौरव बढ़ाएं। माननीय रक्षा मंत्री महोदय। चुप रहो यार, ऑडियो जाएगा यहाँ से। अभी कहाँ से जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल श्री मनोज जी सिन्हा, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल मनोज जी पांडे, लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी, CNC नॉर्दर्न कमांड लेफ्टिनेंट जनरल औजला, CNC 15 कॉर्प्स एयर मार्शल प्रभाकरन, CNC वेस्टर्न एयर कमांड, यहाँ उपस्थित आर्मी एवं एयरफोर्स के सभी कमांडर्स और हमारे जिन्होंने कि जम्मू कश्मीर को बचाने में शहादत दी है, अपना सर्वस्व न्यौछावर किया है, उनके नज़दीकी परिवारजन, अन्य सारे वरिष्ठ अधिकारीगण, 1947 युद्ध में हिस्सा रहे मेरे बहादुर सैनिकों के सभी सम्मानित परिजन, मीडिया के मित्रों, देवियों व सज्जन मित्रों, यह हम सभी के लिए एक हर्ष का विषय है कि भारतीय सेना द्वारा आज शौर्य दिवस का आयोजन किया जा रहा है। इस अवसर पर सबसे पहले मैं भारत माता के उन सभी वीर सपूतों को शीश झुकाकर नमन करता हूं, जिन्होंने देश की एकता और अखंडता की सुरक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। यह उनके शौर्य और पराक्रम का ही प्रताप है कि कश्यप मुनि और ललितादित्य की धरती आज यह भारत का अभिन्न अंग है। साथियों, आज भारत की जो एक विशाल इमारत हमें दिखाई दे रही है, वह हमारे वीर योद्धाओं के बलिदान के नींव पर ही टिकी हुई है। भारत नाम का यह विशाल वटवृक्ष उन्हीं वीर जवानों के खून और पसीने से अभिसिंचित है। अपने हजारों साल के इतिहास में इस देश ने अनेक ठोकरें खाई हैं, पर अपने वीर जवानों के दम पर यह बार बार उठा है। और जैसा कि किसी ने कहा है कि आवर ग्रेटेस्ट ग्लोरी इज नॉट इन नेवर फॉलिंग बट इन राइजिंग एवरी टाइम वी फॉल। अर्थात हमारी महानता कभी न गिरने में नहीं है, बल्कि गिरने के बाद हर बार उठ जाने में है। बार बार गिरकर भी यह देश संभला है और इसने अपने वैभव को पुनः प्राप्त करने का प्रयास किया है। सन 1947 की घटना भी भारत के ठोकर खाने और संभलने की ही एक और अहम घटना है। मेरे साथियों, 1947 में भारत और पाकिस्तान के बीच जो विभाजन की कथा लिखी गई, इस कथा की रक्तिम स्याही अभी सूखी भी नहीं थी कि पाकिस्तान द्वारा विश्वासघात की एक नई पटकथा लिखी जानी शुरू हो गई थी। विभाजन के कुछ ही दिनों के भीतर पाकिस्तान का जो चरित्र सामने आया, उसकी कभी कल्पना भी नहीं की गई। नए जन्मे पाकिस्तान के पांव पालने में ही दिखाई देने लग गए थे। भारत में जम्मू और कश्मीर के विलय को लेकर
विचार विमर्श चल ही रहा था कि 22 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान ने जम्मू और कश्मीर पर हमला बोल दिया। बताते हैं कि उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत से बड़ी संख्या में कबायली अचानक से जम्मू और कश्मीर में घुस आए, जैसा कि हमने ऑडियो विजुअल डिस्प्ले में देखा है। और उनके शरीर पर सेना की वर्दी भले ही नहीं थी, लेकिन हाथों में बंदूकें, मशीन गनें, मोर्टार और लड़ाई के भी अन्य सामान थे। पहले हमला सीमांत स्थित नगरों दोमल और मुजफ्फराबाद पर हुआ। उसके बाद गिलगित, स्कार्दू, हाजीपीर दर्रा, पुंछ, रजौरी, झांगर, छम और पीर पंजाल की पहाड़ियों पर हमला हुआ। और उस समय जम्मू और कश्मीर के राजा हरि सिंह जी थे और उनके सामने बड़ा संकट आ खड़ा हुआ था। पाकिस्तानी घुसपैठियों का इरादा इन रास्तों से होते हुए श्रीनगर पर भी कब्जा करने का था। इसी उद्देश्य से उन्होंने कश्मीर घाटी, गुरेज सेक्टर और टिटवाल पर भी हमला किया। सबसे बड़ा हमला मुजफ्फराबाद की ओर से हुआ। मुजफ्फराबाद पूरी तरह से बर्बाद हो गया। वहां के अनेक नागरिक मारे गए और बचे हुए लोगों के साथ बड़ा जुल्म ढाया गया। साथियों, मुजफ्फराबाद को तबाह करने के बाद पाकिस्तानी घुसपैठियों के अगले निशाने उरी और बारामूला थे। 23 अक्टूबर 1947 को उरी में घमासान युद्ध हुआ। हमलावरों को रोकना जरूरी था। इसके लिए ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह अपने दल के साथ लगे। उनके नेतृत्व में वहां मौजूद सेना उरी में वह पुल ध्वस्त करने में कामयाब रही जिससे हमलावरों को गुजरना था। हमलावर तो आगे नहीं बढ़ पाए, पर ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह ने इस अभियान में अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया, जिसे आपने जो डिस्प्ले आपके सामने हुआ है उसे प्रत्यक्ष देखा है। साथियों, कश्मीर के महाराजा हरि सिंह जी इस हमले से पूरी तरह से स्तब्ध थे और उन्हें सहायता की आवश्यकता थी। उन्होंने भारत से सैन्य सहायता की अपील की और 26 अक्टूबर 1947 को उन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर साइन किए। अगले दिन यानी 27 अक्टूबर 1947 को भारतीय सेना देश के मान, सम्मान और स्वाभिमान की रक्षा के लिए हवाई और सड़क मार्ग से बड़गाम पहुंच गई। अनेक विपरीत परिस्थितियों में भी अपना हौसला बनाए रखते हुए हमारी सेना एक एक करके दुश्मनों का वह निपटारा कर रही थी। उनके शौर्य और के सामने दुश्मनों की एक एक चालें निस्ताबूद हो रही थी। इस दौरान हमारी सेना के अनेक जाबाज अधिकारी और सिपाहियों ने हंसते हंसते अपने प्राणों की आहुति दे दी। कर्नल दीवान रंजीत राय जैसे अफसर जो एक सिख बटालियन का नेतृत्व कर रहे थे, ने बारामूला और पट्टन शहरों को बचाने के क्रम में अपना जीवन बलिदान कर दिया। दूसरी ओर पाकिस्तानी हमलावर श्रीनगर की वायुसेना की पट्टी की ओर तेजी से बढ़ रहे थे। उन हमलावरों को 4 कुमाऊं रेजिमेंट के मेजर सोमनाथ शर्मा के नेतृत्व वाली एक कंपनी ने रोका। मेजर शर्मा के हाथ में प्लास्टर पड़ा हुआ था। वह चाहते थे उसकी जिम्मेदारी किसी और को दे सकते थे, लेकिन जो पहले ही तन मन से भारत माता की सेवा में समर्पित हो गया हो, उसके सामने ये सब परेशानियां भला क्या मायने रखेंगी। अपना एक हाथ जख्मी होने के बावजूद वह अपनी पूरी टीम का हौसला बढ़ा रहे थे। अपने बंदूक की अंतिम गोली और अंतिम सांस तक वह दुश्मनों का मुकाबला करते रहे और अंततः वे श्रीनगर एयरफील्ड को बचाने में सफल रहे। साथियों, मेजर शर्मा ने इस अभियान में अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, पर उनकी स्मृति आज भी न केवल हमारी सेनाओं बल्कि देश के नौजवानों में देशभक्ति का ज्वार भर देती है। भारत के प्रथम परमवीर चक्र विजेता मेजर शर्मा सदैव हमारे लिए प्रेरणा स्रोत बने रहेंगे और हम उनके प्रति सदैव कृतज्ञ रहेंगे। आज हो रहे शौर्य दिवस जैसे कार्यक्रम इस बात की पुष्टि करते हैं। यहाँ मैं भारतीय राजनीति के शिखर पुरुष और उड़ीसा के पूर्व मुख्यमंत्री श्री बीजू पटनायक का भी स्मरण करना चाहूंगा, उनको भी नमन करूंगा। वे राजनीतिज्ञ होने के साथ साथ एक कुशल पायलट थे और इस युद्ध में हमारी सेनाओं के मूवमेंट में उन्होंने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। घुसपैठियों को खदेड़ने में जो टिकट टुकड़ी आई थी उसकी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। आदरणीय बीजू पटनायक जी भले ही हमारे भिन्न राजनीतिक विचारधारा से ताल्लुक क्यों रखते हों, पर राष्ट्रीय सुरक्षा के इस महायज्ञ में उनके योगदान को मैं यहाँ स्मरण करना चाहूंगा। उनका यह योगदान भारतीय इतिहास में सदैव याद रखा जाएगा। साथियों, इस युद्ध में
भारतीय सेना ने कश्मीरी भाइयों बहनों और सुरक्षा बलों के सहयोग से ऐसा ऐतिहासिक काम किया कि उसकी जितनी भी सराहना की जाए वह कम है। हमारी सेनाओं ने अदम्य साहस और शौर्य का परिचय देते हुए दुश्मनों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया और जम्मू कश्मीर समेत पूरे देश की संप्रभुता की रक्षा की। मानवता के धर्म के प्रति हमारी सेनाओं का चरित्र था जो साल दर साल और सुदृढ़ होता गया। आग में तप कर सोना जैसे दिन ब दिन निखरता जाता है, वैसे ही हमारी सेनाएं पिछले 75 सालों में तप कर निखरी हैं और उनको पहली तपिश 1947 में ही मिली थी, जिसकी रोशनी में उन्होंने अपने गौरवशाली इतिहास का पहला अध्याय लिखा है। और मुझे यदि आज कहना हो तो मैं कह सकता हूं इन 75 वर्षों के बाद, मेरे बहनों भाइयों, इंडियन आर्मी इज द ग्रेट आर्मी, यह कहने में भी मुझे रंच मात्र संकोच नहीं है। साथियों, 27 अक्टूबर 1947 का यह अभियान हमारी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी की सेफ गार्डिंग के साथ साथ हमारी जनता की सुरक्षा का भी यह अभियान था। यह आजाद भारत को लेकर यहाँ की जनता के सपनों, आशाओं और आकांक्षाओं को प्रोटेक्ट करने का भी यह एक अभियान था। इसके लिए हमारी सेनाओं को केसर की क्यारियों में खून की होली खेलनी पड़ी थी। अभी 3 दिन पहले ही हमने दिवाली मनाई है और आज हम शौर्य दिवस मना रहे हैं। 1947 में भी यह दोनों इवेंट्स यानी पाकिस्तानियों का हमला और दिवाली आस पास ही रहे होंगे, ऐसा मैं समझता हूं। ऐसे में यह शौर्य दिवस हमें उस गीत की याद दिलाता है जिसे कवि प्रदीप ने लिखा था और सुर सामग्री लता मंगेशकर ने भावपूर्ण ढंग से उसे गाया भी था। वह गीत है, जब देश में थी दिवाली वे खेल रहे थे होली, जब हम बैठे थे घरों में वे झेल रहे थे गोली, थे धन्य जवान अपने, थी धन्य उनकी जवानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। आज का यह शौर्य दिवस उन वीर सेनानियों की कुर्बानियों और बलिदानों को ही याद करने का यह दिवस है मेरे साथियों। आज का यह दिवस उनके त्याग और समर्पण को हृदय से नमन करने का दिवस है। साथियों, कश्मीर राज कवि कल्हड़ की जन्म और कर्मभूमि रही है। आप लोगों को जानकारी होगी, राज तरंगिणी महाकवि कल्हड़ की एक प्रसिद्ध रचना है जिसमें उन्होंने कश्मीरी राजाओं के इतिहास के बारे में बहुत विस्तार पूर्वक लिखा है। इसमें वह कश्मीर के बारे में जो लिखते हैं, काश्मीरा पार्वती तत्र राजा घेर शिवांतयः, यानी कश्मीर की भूमि साक्षात यह पार्वती जी हैं और यहाँ के राजा शिव के अंश हैं। मां पार्वती वात्सल्य और जगत की रक्षक शक्ति का प्रतीक है और भगवान शिव कल्याण करता है। इस तरह कश्मीर अपने आप में लोक मंगल का एक पर्याय है। बड़ी उपयुक्त व्याख्या की थी कल्हड़ ने कश्मीर की, पर आजादी के बाद से ही धरती का स्वर्ग कहा जाने वाला यह प्रदेश कुछ स्वार्थपूर्ण राजनीति की भेंट चढ़ गया और एक सामान्य जीवन जीने के लिए तरस गया था। इसी स्वार्थपूर्ण राजनीति के चलते पूरे प्रांत को लंबे समय तक अंधेरे में रख दिया गया। देश का एक अभिन्न अंग होने के बाद भी जम्मू कश्मीर के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार किया जाता है। एक ही राष्ट्र में 2 विधान, 2 निशान और 2 प्रधान कार्य कर रहे थे। भारत सरकार की अनेक कल्याणकारी योजनाएं दिल्ली से चलती थी, पर पंजाब और हिमाचल की सीमा तक आते आते रुक जाती थी। जम्मू और कश्मीर में उनका प्रवेश वर्जित था। कश्मीर को सो कॉल्ड स्पेशल स्टेटस का दर्जा देकर स्पेशल तो दूर, इससे बेसिक चीजों का भी अधिकार छीन लिया गया था। साथियों, इस इलाके में स्थिति आज शंकराचार्य के मंदिर में दर्शन करने दूर दूर से लोग आते हैं। यदि आदि शंकराचार्य जी संपूर्ण भारत को सांस्कृतिक एकता के सूत्र में पिरोने वाले यह महापुरुष थे, वह राष्ट्र की एकता के प्रतीक थे। यहाँ पर उनके नाम पर मंदिर होना भी राष्ट्र की सांस्कृतिक एकता का एक बड़ा प्रतीक है। पर विडंबना देखिए, जहां पर भारत की एकता के सूत्र में पिरोने वाले आदि शंकराचार्य के नाम पर मंदिर स्थित है, उस इलाके को ही
बाकी भारत से भिन्न देखा और समझा जाने लगा था। साथियों, इस स्थिति का फायदा आतंक के व्यापारियों ने खूब उठाया। कश्मीरियत के नाम पर आतंकवाद का जो तांडव इस प्रदेश ने देखा है, उसका कोई वर्णन नहीं किया जा सकता है। अनगिनत जाने गई, अनगिनत घर उजड़ गए, धर्म के नाम पर कितना खून बहाया गया, उसका कोई हिसाब नहीं। आतंकवाद को प्रायः कई लोगों ने मजहब से जोड़ने की कोशिश की, पर क्या आतंकवाद के शिकार एक मजहब तक ही सीमित रहे? आतंकी कुकृत्य क्या यह देखकर किया जाता है कि सामने हिंदू है या कोई मुसलमान? आतंकी तो बस हिंदुस्तान को टारगेट करके अपने मंसूबों को अंजाम देना जानते हैं। इसलिए आतंकवाद से कोई भी प्रभावित होता है तो मजहब और पंथ कोई भी हो, वह पहले हिंदुस्तानी होता है और उससे भी पहले वह एक इंसान होता है। और इंसान के मूलभूत अधिकारों का हनन किसी भी सूरत में एक आदर्श समाज के लिए, मेरे बहनों भाइयों, यह एक्सेप्टेबल नहीं है। साथियों, मानवाधिकारों की जहां तक बात है, पिछले कुछ वर्षों में कश्मीर के संदर्भ में एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति देखने को मिली है। इस इलाके में जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सेना या राज्य के सुरक्षा बलों द्वारा आतंकियों और उनके सहयोगियों पर जब कोई कार्रवाई की गई है तो देश के कुछ सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स को उस कार्रवाई में आतंकियों के मानवाधिकारों का उल्लंघन नजर आया है। यह कैसी विडंबना है? उन्हें मानवाधिकारों की चिंता दिखाई देती है। भारत जैसे देश में लोगों के अंदर यह चिंता स्वाभाविक है और होनी भी चाहिए। इस देश की संस्कृति में मानव तो मानव, पेड़ पौधे, पशु पक्षियों तक के कल्याण की चिंता का भाव है। ऐसे में मानवाधिकारों की चिंता यह स्वाभाविक है। पर मुझे ताज्जुब होता है कि उन्हीं आतंकियों द्वारा जब हमारी सेनाओं पर हमला होता है, सुरक्षा बलों पर हमला होता है या आम जनता पर हमला होता है और निर्ममता के साथ उनसे पेश आया जाता है, तब आखिर मानवाधिकारों की चिंता यह कहां चली जाती है? वही सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स तब मुंह बांध कर बैठ जाते हैं, मानो आम जनता और सुरक्षा बलों के खिलाफ हो रहे कुकृत्यों के पीछे उनकी मौन सहमति हो। और मैं समझता हूं जम्मू कश्मीर में जो स्थिति बन गई थी, उसके पीछे ऐसे लोगों की चुप्पी एक बहुत बड़ा कारण थी। सबसे दुखद तो तब रहा जब कश्मीरी पंडितों को एथनिक क्लिंजिंग करके उन्हें घाटी से पलायन करने पर मजबूर किया गया। समाज का प्रबुद्ध वर्ग जब अन्याय के खिलाफ अपना मुंह बंद कर ले तो समाज के पतन में, मेरे बहनों भाइयों, देरी नहीं लगती है। जम्मू कश्मीर भी इसी राह पर चल निकला था, इसलिए इस इलाके में बदलाव और विकास के लिए एक बड़ा कदम उठाना जरूरी था। यहाँ मैं श्रद्धेय श्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी का स्मरण करता हूँ और उनकी पावन स्मृति को नमन करता हूँ, जिन्होंने देश में इस व्यवस्था के खात्मे और एक अखंड भारत के निर्माण के लिए जम्मू कश्मीर के फुल इंटीग्रेशन के लिए 1952 में सत्याग्रह चलाया। श्री मुखर्जी के साथ ही मैं एक और नाम लेना चाहूंगा, जिन्होंने जम्मू कश्मीर के इंटीग्रेशन के लिए अपना पूरा जीवन ही समर्पित कर दिया। वह नाम कोई और नहीं बल्कि जम्मू और कश्मीर के पुत्र और प्रजा परिषद पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक पंडित प्रेमनाथ जी डोगरा का है। शेरे डुग्गर उपनाम से जाने वाले पंडित प्रेमनाथ जी डोगरा के कुशल नेतृत्व में चले आंदोलन से जम्मू कश्मीर में न्याय और समानता की नींव पड़ी। साथियों, जम्मू कश्मीर के विकास का इतिहास उठाकर देखा जाए तो उसमें डोगरा समुदाय की बड़ी अहम भूमिका दिखाई देगी। महाराजा गुलाब सिंह जी से लेकर महाराजा हरी सिंह जी के नेतृत्व में डोगरा समुदाय के भाइयों और बहनों ने जम्मू कश्मीर में सामाजिक आर्थिक विकास की धारा बढ़ाई। वही धारा आज भी इस इलाके को अभिसिंचित कर रही है। सैन्य शक्ति में भी डोगरा रेजिमेंट हमारी सेना के सबसे गौरवशाली रेजिमेंट्स में से एक है। लगभग 150 सालों के अपने गौरवपूर्ण इतिहास में जब जरूरत पड़ी, डोगरा रेजिमेंट के हमारे जवानों ने साहस, शौर्य और पराक्रम के साथ सदैव अपना उन्होंने परिचय दिया है। ऐसे में जम्मू कश्मीर आज अपने जिस पड़ाव पर है उसमें डोगरा समुदाय का योगदान अतुलनीय है, जो पंडित प्रेमनाथ डोगरा जैसे महापुरुषों के माध्यम से जम्मू कश्मीर को प्राप्त हुआ।
पंडित डोगरा के ऐतिहासिक कार्यों के लिए उन्हें जम्मू कश्मीर का सरदार पटेल कहा जाए तो यह भी कहना अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं हो। श्री मुखर्जी और पंडित डोगरा जैसे महापुरुषों ने मिलकर जिस सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को आगे बढ़ाया वह एक विशाल दर्शन पर आधारित है जो राष्ट्र को जमीन का टुकड़ा न मानकर उसे माता मानता है। माता भूमि पुत्रोहम पृथिव्या का जो संदेश हमारे ऋषियों और मनीषियों ने मेरे बहनों भाइयों दिया और हमारे आज भी वह हमारे लिए उतना ही प्रासंगिक है। और धरती अगर हमारी माँ है और हम सभी उसके संतानें हैं तो जम्मू कश्मीर की संतानें दिल्ली, उत्तर प्रदेश या फिर पंजाब, हरियाणा या महाराष्ट्र, असम, नागालैंड और तमिलनाडु की संतानों से भला अलग कैसे हो सकती थी। इस भावना के साथ ही श्री मुखर्जी ने जम्मू और कश्मीर के फुल इंटीग्रेशन का एक महायज्ञ शुरू किया था जिसकी पूर्णाहुति 5 अगस्त 2019 को हुई जब माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में आर्टिकल 370 का खात्मा हो गया, उसका अवसान हुआ और इस क्षेत्र में उम्मीदों की एक नई सुबह हुई है। साथियों, इस निर्णय के साथ ही हमारी सरकार ने देश को फिर से दिखा दिया कि इरादे हमारे नेक हैं और कथनी करनी एक है। साथियों, पिछले दशकों में सार्वजनिक जीवन में लोगों को जिन समस्याओं का सामना करना पड़ा है, विश्वसनीयता का संकट, क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी, उनमें प्रमुख है सार्वजनिक जीवन के लोगों और संगठनों से जनता की कुछ अपेक्षाएं होती हैं और उन अपेक्षाओं पर खरा उतरना यह हमारा कर्तव्य बनता है। हमने इस बात का हमेशा ध्यान रखा है कि प्रॉमिस लेस एंड डिलीवर मोर। आज अगर हमें पूरे देश का आशीर्वाद मिल रहा है तो उसके पीछे हमारे ऊपर जनता का विश्वास ही है। जिस प्रॉमिस के साथ हमने जनता का आशीर्वाद प्राप्त किया है उसी निष्ठा के साथ ही उनकी सेवा भी की है। जम्मू कश्मीर के इंटीग्रेशन का संकल्प और उसकी आंच हम लगातार पिछले 7 दशकों से अपने दिल में संजोए बैठे थे और लोगों ने हम पर विश्वास किया और समय बीतने के साथ हम इस कार्य में भी पूरी तरह से सफल हुए। साथियों, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के रूप में 2 यूनियन टेरिटरीज में विकास की नई धाराएं बहनी शुरू हुई हैं। भारत सरकार को योजना लाती है तो उस पर इस इलाके के हमारे बहनों भाइयों का भी उतना ही अधिकार होता है जितना कि दिल्ली और उत्तर प्रदेश जैसे बाकी प्रदेश के लोगों का होता है। हमारे जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल श्री मनोज जी सिन्हा इस जम्मू कश्मीर के विकास में अपनी प्रभावी भूमिका का निर्वाह कर रहे हैं। मैं उन्हें भी अपनी तरफ से बधाई देना चाहता हूँ। यहाँ मैं पाकिस्तान से यह सवाल जरूर पूछना चाहूंगा कि हमारे जिन इलाकों पर उसने अपना अनधिकृत कब्जा जमाया हुआ है वहां के लोगों को उसने कितने अधिकार दे रखे हैं। मानवाधिकार के नाम पर मगरमच्छ के आंसू बहाने वाला पाकिस्तान इन इलाकों के लोगों की कितनी चिंता करते हैं यह आप भी जानते हैं और यह हम भी जानते हैं। आए दिन इन मासूम भारतीयों के ऊपर अमानवीय घटनाओं की खबरें सुनाई देती हैं। इन अमानवीय घटनाओं के लिए पाकिस्तान पूरी तरह से जिम्मेदार है और यह मैं चर्चा कर रहा हूं तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर की मैं चर्चा कर रहा हूं। इतिहास गवाह है कि जिन जिन शासकों और राज्यों ने यहां तक कि जिन जिन लोगों ने जनता पर जुल्म किए हैं उन्हें आगे चलकर उसका भुगतान जरूर करना पड़ा है। पाकिस्तान भी पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में आज जो अत्याचार का बबूल बो रहा है आने वाले समय में उसके सामने कांटे की ही फसल तैयार मिलेगी यह मैं बताना चाहता हूं और अपने कृत्यों से वह आम के फल की अपेक्षा कभी नहीं कर सकता है। और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में पाकिस्तान को उसके जुल्मों का परिणाम जरूर मिलेगा, जरूर मिलेगा, जरूर मिलेगा, यह मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं। साथियों, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर की जनता का दर्द हमें भी सालता है। केवल पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में रहने वाले लोगों को ही नहीं सालता है बल्कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर की जनता का दर्द हमें भी सालता है। साथियों, कश्मीर और लद्दाख का क्षेत्र आज सामान्य प्रदेशों से कहीं अधिक रफ्तार से प्रगति के रास्ते पर है। यह प्रदेश एक के बाद एक विकास की नई ऊंचाइयां छू रहा है। पर मैं यहां कहना चाहूंगा कि अभी तो हमने इस इलाके के डेवलपमेंट का आगाज भर किया है। अभी तो हमने उत्तर दिशा की ओर चलना प्रारंभ कर दिया है।
हमारी यात्रा तो तब पूरी होगी जब हम 22 फरवरी 1949 को भारतीय संसद में सर्वसम्मत पारित हुए प्रस्ताव को अमल में लाएंगे और उसके अनुरूप हम अपने बाकी बचे हिस्से जैसे गिलगित और बाल्टिस्तान तक पहुंचेंगे। मेरे साथियों, आचार्य शंकर से लेकर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने राष्ट्रीय एकता का जो सपना देखा था वह तब जाकर पूरा होगा। हमारी यात्रा तो तब पूरी होगी जब 1947 के रिफ्यूजीज को न्याय मिलेगा, जब उनके पूर्वजों की भूमि उन्हें ससम्मान वापस मिल सकेगी। मैं यहाँ की जनता और हमारी सेनाओं के पराक्रम के बल पर पूरा आश्वस्त हूँ कि वह दिन दूर नहीं है जब हमारे ये सभी मैंडेट भी सफलतापूर्वक पूरे होंगे। साथियों, आज 27 अक्टूबर 1947 को हुए स्वतंत्र भारत के प्रथम सैन्य अभियान के ऐतिहासिक पल के स्मरण की पहल आप लोगों के द्वारा की गई है। इसके लिए मैं आप सबको तहे दिल हार्दिक बधाई देना चाहता हूं और अपने आर्मी के सारे अधिकारी और सारे जवानों को भी मैं विशेष रूप से मैं बधाई देना चाहता हूं। एक फेमस मुहावरा प्रॉवर्ब है, हिस्ट्री इज नॉट वॉर्स, हिस्ट्री वाज नॉट वॉर्स, इट इज। यानी इतिहास केवल अतीत का ही नाम नहीं है बल्कि हमारे वर्तमान का भी एक महत्वपूर्ण अंग है। यह शौर्य दिवस हमें एक और अवसर देता है कि हम अपने वीरों के शौर्य और पराक्रम और राष्ट्र के प्रति उनके योगदान का स्मरण करें, तो दूसरी ओर हमें इस बात पर भी विचार करने के लिए प्रेरित करता है कि आजादी के 75 वर्षों बाद भी हमारा देश दुनिया के अग्रणी देशों में क्यों शामिल नहीं हो सका। इस देश ने दुनिया को अनेक बड़े साइंटिस्ट, इंजीनियर्स, मैथमेटिशियंस, आर्टिस्ट दिए हैं। इस देश में उद्योग और व्यापार की बहुत बड़ी पुरानी परंपरा रही है। आजादी के बाद भी इस देश में अनेक बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हुए हैं जिन्होंने देश ही नहीं बल्कि दुनिया में अपना बड़ा नाम कमाया है। टेक्नोलॉजी, एकेडमिक, बिजनेस, फाइनेंस, आज सेक्टर्स के हमारे प्रोफेशनल की ख्याति जग जाहिर है। उसके बाद भी ऐसा क्या है जो हमारे देश को आगे बढ़ने से रोकता है। साथियों, लेकिन आज मैं कह सकता हूं हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारा देश दुनिया में तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है। पहले अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत कुछ बोलता था, उसकी बातों को दुनिया गंभीरतापूर्वक नहीं सुनती थी, लेकिन आज अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत कुछ बोलता है तो सारी दुनिया कान खोलकर सुनती है कि भारत बोल क्या रहा है। यह भारत की हैसियत बनी। साथियों, मैं समझता हूं कि हमारा देश पिछले 75 सालों में कभी अपनी पूरी ताकत के साथ एकजुट होकर आगे नहीं बढ़ा, एक दूसरे का हाथ पकड़कर नहीं आगे बढ़ा। इसलिए इस देश में साइंटिस्ट जितना आगे बढ़े, इंजीनियर जितना आगे बढ़े, मैथमेटिशियंस जितना आगे बढ़े, आर्टिस्ट जितना आगे बढ़े, इंडस्ट्रियलिस्ट जितना आगे बढ़े, आईटी और मेडिकल प्रोफेशनल्स जितना आगे बढ़े, यह देश उतना आगे बढ़ता चला जाएगा। साथियों, आजादी के बाद जैसा कि मैंने पहले कहा, कुछ स्वार्थी तत्वों ने कश्मीरी समाज को अनेक हिस्सों में बांट दिया था। कश्मीरी समाज कश्मीरियत भूलकर हिंदू, मुसलमान, राजपूत, सिख में बट गया था। उसका परिणाम क्या हुआ यह सब हम सभी के सामने है। मैंने अभी इसका जिक्र किया, पर मुझे यह कहते हुए खुशी होती है कि पिछले कुछ वर्षों में कश्मीर की हो या देश की पूरी फिजा बदल गई है। मेरे बहनों भाई, लोगों में एकजुटता आई है और लोग एक दूसरे का हाथ पकड़कर आगे बढ़े। आज से 75 साल पहले 1947 में ठीक इसी समय महात्मा गांधी जी जम्मू कश्मीर में आए थे और यहाँ की स्थिति को देखते हुए कहा था कि if anyone can save Kashmir, it is only the Muslims, the Kashmiri Pandits, the Rajputs and the Sikhs who can do so। यह महात्मा गांधी ने कहा था, यानी कश्मीर को अगर कोई बचा सकता है तो कश्मीर के मुसलमान, कश्मीरी के पंडित, राजपूत और सिख मिलकर ही यह काम कर सकते हैं। मुझे कहते हुए खुशी है और मैं गर्व की भी अनुभूति करता हूं कि सरकार ने इनके बीच की विभाजनकारी शक्तियों को उखाड़ फेंका है और आज ये सभी समुदाय मिलकर तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। महात्मा गांधी का सपना पूरा होता हुआ मेरे बहनों भाइयों मुझे प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है। ठीक इसी तरह हमारा पूरा देश
आपस में मिलजुल कर सहयोग की भावना के साथ एक नए संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है और नए नए लक्ष्य भी हासिल कर रहा है। यह शौर्य दिवस हमें संकल्प लेने के लिए प्रेरित करता है कि भविष्य में कोई भी स्थिति क्यों ना आ जाए, कितनी भी विभाजनकारी शक्तियां हमारे सामने क्यों ना आ जाए, पर हमें उनको उन्हीं की भाषा में जवाब देते हुए अपने राष्ट्र को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने के लिए प्रयत्नशील रहना है। हमें अपने मन, वचन और कर्म से, समर्पित भाव से देश की बेहतरी के लिए हमें काम करना है। यही शौर्य दिवस मनाने का प्रतिफल होगा और मुझे पूर्ण विश्वास है इस पहल का हर क्षण अविस्मरणीय रहेगा और इस तरह के आयोजनों से युवा पीढ़ी राष्ट्र के गौरवशाली अतीत एवं शौर्य गाथाओं से रूबरू ही हो सकेगी। साथियों, अंत में मैं आज शौर्य दिवस और इन्फेंट्री डे के अवसर पर भारतीय सेना, वायुसेना के सभी बहादुर सैनिकों का तहे दिल में हार्दिक अभिनंदन करता हूं और उन्हें हार्दिक शुभकामनाएं भी देता हूं, जिनके अदम्य साहस के कारण आज हमारे भारत के नागरिक सुरक्षित हैं। आप सभी भविष्य में भी अपने इसी पराक्रम के साथ राष्ट्र की सेवा करते रहेंगे, यह सारे देश को पक्का भरोसा है, पक्का विश्वास है। मैं आपके भविष्य के प्रयासों की सफलता के लिए भी मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। मैं एक बार फिर वीर सपूतों और उनके परिजनों को नमन करते हुए यहीं पर विनम्रता पूर्वक अपना निवेदन समाप्त करता हूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। बड़गाम की वीर वसुंधरा पर आपके प्रेरणादायक उद्बोधन के लिए हृदय से आभार श्रीमान। 2000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भरते रफाल का कॉकपिट हो, दुनिया के सर्वोच्च युद्ध स्थल सियाचिन की लहू जमाती चोटियां या फिर हिंद महासागर में जय घोष करता INS विक्रमादित्य, माननीय रक्षा मंत्री महोदय ने हर मोर्चे पर तैनात भारतीय सैनिकों का अपनी मौजूदगी से, अपने शब्दों से मनोबल बढ़ाया है। जम्मू कश्मीर के माननीय उपराज्यपाल श्री मनोज